बच्चों आज हम सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द यूरिन कंसंट्रेशन। इस टॉपिक में आप क्या देखोगे कि जो हमारा यूरिन होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। यानी कभी यूरिन गाढ़ा आ रहा होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन, और कभी वही यूरिन डाइल्यूट पैदा हो रहा होता है, पतला, जिसमें पानी ज़्यादा होता है। सो इसको हमारी बॉडी रेगुलेट करती है, हमारी किडनीज़ रेगुलेट करती हैं और तरीक़ाकार समझते हैं। जी तो बेटे दो तरीके हैं। पहला है काउंटर करंट मैकेनिज़्म, जिससे कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है, और दूसरा है हार्मोनल कंट्रोल, यानी हार्मोन्स की मदद से ये काम किया जाएगा। यहाँ पर पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, लूप ऑफ हेनले ये यू शेप स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट, ये जो फाइनली पाइप है। यहाँ से क्या होनी होती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है, ठीक है, पानी यहाँ से निकल कर रीअब्जॉर्ब होना होता है, साथ में जो ब्लड होता है ना उसके अंदर। अब बच्चे एक और बात कि ये जो नेफ्रॉन है ना, इसके इर्द गिर्द यानी इस नेफ्रॉन के बाहर सराउंडिंग में फ्लूइड होता है, ठीक है, और उस फ्लूइड के अंदर जो NaCl है यानी सॉल्ट है, NaCl बच्चे उसकी कंसंट्रेशन को हम हाई रखते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो लूप ऑफ हेनले वगैरह है ना, इसके इर्द गिर्द क्या होता है, फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड में NaCl की कंसंट्रेशन हाई रखनी होती है। सो कहता है कि नेफ्रॉन्स क्रिएट एंड मेंटेन, पैदा भी करनी है और फिर उसको मेंटेन करके रखना है, किस चीज़ को, हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट NaCl। जो इसके गिर्द NaCl साल्ट की कंसंट्रेशन है ना, वो ज़्यादा रखनी है और मेंटेन करके रखना है। किधर, इन द सराउंडिंग फ्लूइड, यानी इस ट्यूब्यूल्स के जो इर्द गिर्द फ्लूइड है उसके अंदर। अब ये तरीका कैसे किया जाएगा, इट इज़ डन बाय काउंटर करंट मैकेनिज़्म। ये तरीका है काउंटर करंट मैकेनिज़्म, जिस तरीके से हम इसके बाहर वाले फ्लूइड के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं। जी बच्चे अगली बात सुने, लूप ऑफ हेनले की ये वाली जो लिम्ब होती है ना, इसका नाम होता है डिसेंडिंग लिम्ब। इसमें से पानी बाहर जा सकता है, लेकिन इसमें से साल्ट वगैरह बाहर नहीं जा सकते। सो कहता है जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, वो परमिएबल टू वाटर, यानी पानी को बाहर अंदर जाने देगा, पानी बाहर जा सकता है, बट नॉट साल्ट, लेकिन जो साल्ट हैं वो इसमें से बाहर नहीं जा सकते। अब अगर हम बात करें दूसरा असेंडिंग लिम्ब की, यानी ये जो ऊपर ऐसे जा रहा है, ये उल्टा होता है, इसमें से पानी बाहर नहीं जा सकता लेकिन साल्ट बाहर जा सकते हैं। सो कहता है जो असेंडिंग लिम्ब है ना, जो ऊपर जा रही है ऐसे, ये वाली, इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, ये पानी वाटर को जाने की परमिशन नहीं देती, बट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स साल्ट आउट ऑफ द ट्यूब्यूल, लेकिन इसमें से जो इन ट्यूब्यूल्स में से जो साल्ट हैं वो बाहर निकल सकते हैं। सो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, अच्छे से नोट कर लें। जो नीचे वाली डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे आने वाली, उसमें से पानी जा सकता है बाहर, बच्चे साल्ट नहीं जा सकते। लेकिन जो ऊपर जाने वाली असेंडिंग लिम्ब है ना, उसमें से देखिए Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, यानी साल्ट बाहर जा सकता है, पानी नहीं जा सकता। जी तो बच्चे अब समझते हैं, देखें इस डिसेंडिंग लिम्ब में से जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता है ना वो मटेरियल, तो इसमें से पानी बाहर को जा रहा होता है। पानी क्यों बाहर जाता है, क्योंकि बेटा ये जो बाहर वाला फ्लूइड होता है ना, इसमें साल्ट ऑलरेडी ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं। तो बाहर वाले सराउंडिंग के फ्लूइड में साल्ट क्या होते हैं, ज़्यादा ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो फिर डिसेंडिंग लिम्ब में से पानी बाहर जाता है साल्ट को फॉलो करता हुआ। तो ये देखें, ये H2O यानी पानी बाहर जा रहा है। सो कहता है कि व्हेन फिल्ट्रेट फ्लोज डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब, जब डिसेंडिंग लिम्ब में से फिल्ट्रेट नीचे आता है ना, वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड, तो इसके गिर्द जो फ्लूइड होता है पानी उसमें रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बिकॉज क्योंकि जो सराउंडिंग फ्लूइड है हैज़ मोर साल्ट, बेटे उसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं। लेकिन बच्चे जब यही फिल्ट्रेट इधर असेंडिंग लिम्ब के अंदर मूव करता है ना, तो आपको पता है इसमें से पानी बाहर नहीं जा सकता, ये पानी का इम्परमिएबल होता है। तो इसमें से ना ये जो Na पॉजिटिव के आइंस हैं, साल्ट हैं आइंस, इनको बाहर निकाला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों, क्योंकि बाहर ऑलरेडी साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ भेजना है ना, तो एनर्जी देना पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा।
सो Na पॉजिटिव को बाहर निकाला गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। आपको पता है ये जो क्लोरीन आइन होते हैं ना, ये नेगेटिव होते हैं ना, तो ये Na पॉजिटिव को फॉलो करते हुए ये भी बाहर चले जाएंगे। बाहर जाकर ये Na पॉजिटिव और Cl आपस में मिल जाएंगे और दोबारा से NaCl साल्ट बन जाएगा। सो देखिए, हमने ऊपर बात पढ़ी थी कि हायर कंसनट्रेशन क्रिएट भी करनी है और फिर मेंटेन भी करनी है, किसकी? NaCl की। सो यहाँ पर पहले से क्रिएट हुई थी, यानी साल्ट पहले ही ज़्यादा थे, लेकिन अब उसको मेंटेन किया जा रहा है, यानी मज़ीद NaCl निकाला जा रहा है और सराउंडिंग फ्लूइड में डाला जा रहा है। सो व्हेन फ्लूइड फ्लोज थ्रू द असेंडिंग लिम्ब, जब ये ऊपर जाती हुई असेंडिंग लिम्ब में से फ्लूइड गुजरता है ना, सो इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आइन फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द सराउंडिंग फ्लूइड। तो यहाँ पर सोडियम आइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके फिल्ट्रेट से बाहर आ जाते हैं और इस सराउंडिंग फ्लूइड में आ जाते हैं। द क्लोराइड आइन फॉलोज सोडियम आइन। उसके बाद फिर क्लोरीन के जो आइन है, क्लोराइड आइन, वो इस सोडियम आइन को साथ साथ फॉलो करते हैं। सो द साल्ट कंसनट्रेशन ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स द हाई। लिहाजा ये जो इन ट्यूब्यूल्स के बाहर साल्ट की कंसनट्रेशन है वो हाई मेंटेन रहती है, क्योंकि पहले भी साल्ट ज़्यादा है और मज़ीद उसको मेंटेन किया जा रहा है, मज़ीद NaCl निकाल कर। अब बच्चे फाइनली बारी आती है इस कलेक्टिंग डक्ट की। सो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें से जब फिल्ट्रेट मूव करता है ना, तो इसमें से भी वाटर यानी H2O निकल रहा होता है, इधर भी है और इधर भी। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी जिसका नाम था वासा रेक्टा। वो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं बारीक बारीक, उनका नाम होता है, यहाँ पे होती है वासा रेक्टा, ठीक है। सो ये वाटर इस कलेक्टिंग डक्ट को लीव कर देता है, छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि बाहर वाला जो फ्लूइड है, बाहर वाला जो सोल्यूशन है, उसमें हाई साल्ट कंसनट्रेशन है। तो वाटर इस वजह से इस कलेक्टिंग डक्ट को लीव कर देता है, छोड़ देता है और इधर आ जाता है, और इधर से ये इन वासा रेक्टा की ब्लड वेसल के अंदर डाल दिया जाता है। सो कहता है एज यूरिन पासिस डाउन द कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट में जैसे यूरिन नीचे आता है ना, थ्रू दिस साल्टी फ्लूइड, तो देखिए साथ साथ क्या है, साल्ट, बहुत साल्ट वाला फ्लूइड है। सो वाटर मूव्स आउट, तो इनमें से पानी बाहर निकल आता है इस कलेक्टिंग डक्ट में से बाय ऑस्मोसिस को फॉलो करते हुए, एंड एंटर्स द ब्लड वाया द वासा रेक्टा, और फिर वासा रेक्टा में चला जाता है और वासा रेक्टा में ब्लड होता है। सो बच्चे, ये पहला मैकेनिज़्म है जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। तो काउंटर करंट में क्या होता है, जो नीचे आने वाली डिसेंडिंग लिम्ब होती है ना, उसमें से पानी बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि बाहर साल्ट ज़्यादा होते हैं, और जो ऊपर जाने वाली असेंडिंग लिम्ब होती हैं उसमें से पानी नहीं निकल सकता, तो पहले Na पॉजिटिव निकलता है, फिर Cl नेगेटिव निकलता है, तो NaCl बन जाता है, ठीक है। तो बाहर वाले साल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। तो ये है हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज़्म। अब हमारे पास जो दूसरा मैकेनिज़्म है ना, वो हार्मोनल कंट्रोल है किडनी फंक्शन का, यानी किडनी का जो फंक्शन है वो हार्मोन्स की मदद से भी कंट्रोल होता है। सो सबसे पहले देखें कि हम हाइपरटोनिक यूरिन कब बनाती है हमारी बॉडी या किडनी, और हाइपोटोनिक यूरिन कब बनाती है। बात समझिएगा, हाइपरटोनिक यूरिन ऐसा यूरिन होता है जिसमें वाटर कम होता है, पानी कम होता है और साल्ट ज़्यादा, तो पानी कम तो हाइपरटोनिक। सो कहता है कि व्हेन बॉडी नीड्स टू कंजर्व वाटर, जब बॉडी पानी को कंजर्व करती है, पानी को बचा के रखती है, सो किडनीज एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन, तो वो ऐसा यूरिन बनाएंगी जिसमें पानी कम होगा, क्योंकि किडनी ने पानी खुद बचा लिया। और हाइपोटोनिक यूरिन ऐसा होता है जिसमें वाटर का लेवल ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा हो तो हाइपोटोनिक यूरिन होता है जी। तो कहता है कि व्हेन देयर इज़ मच वाटर इन द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर काफ़ी पानी है ना, सो किडनीज एक्सक्रीट हाइपोटोनिक यूरिन, तो किडनी ऐसा यूरिन बनाएगी जिसमें पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉडी के पास भी ज़्यादा है। और ये जो फंक्शंस हैं कि कब हाइपरटोनिक बनाना है और कब हाइपोटोनिक बनाना है, इसको कंट्रोल करते हैं ये वाले हार्मोन्स। पहला हार्मोन है ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओके जी। तो बच्चे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि जो ADH है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इज़ द बॉडीज़ प्राइमरी टूल फॉर वाटर कंजर्वेशन। सबसे पहले ये याद रखें कि ये हार्मोन पानी को कंजर्व रखने के लिए है, यानी ये पानी को बॉडी से लॉस नहीं होने देता, पानी को कंजर्व करके रखता है जी। तो अगर ये पानी को कंजर्व करके रखता है तो ये हार्मोन से कौन सा यूरिन पैदा होता है बच्चे? हाइपरटोनिक यूरिन, क्योंकि पानी को ये कंजर्व करता है, बॉडी के अंदर रखता है,
तो फिर यूरिन कैसा पैदा होगा, हाइपरटोनिक नेचर का, जिसमें पानी कम होना है। ठीक है, सो कहता है कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है ना, तो हाइपोथैलेमस ये पैदा करता है, और सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बेसिकली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है वो इस हार्मोन को पैदा करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होने देता है, स्टोर हो जाता है, और फिर जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी चाहता है वो रिलीज़ कर देता है या सिक्रीट करता है, यानी जब बॉडी को ज़रूरत होती है। जी तो बच्चे अब देखते हैं कि इसकी प्रोडक्शन किस तरीके से होती है, कब होती है। व्हेन द बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड और हैज़ टेकन साल्टी फूड। लेट सपोज़ आपकी बॉडी में बच्चे पानी, वाटर की कमी हो गई है, यानी आपने पानी इतना पिया नहीं है, या गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो पानी की कमी है, या आपने साल्टी फूड खाया है, ऐसा फूड जिसमें साल्ट ज़्यादा हो, तो क्या होगा, द हायर कंसनट्रेशन ऑफ द साल्ट इन द ब्लड। इन दोनों केस में पानी अगर कम है तो साल्ट ज़्यादा माने जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर साल्टी फूड खाया है तो भी साल्ट ज़्यादा है, किधर, ब्लड के अंदर। इज़ डिटेक्टेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। तो बच्चे आपके हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मोरिसेप्टर जो कि पानी को, वाटर को और साल्ट को डिटेक्ट करते हैं। सो देखें इन दोनों केस में बॉडी के अंदर साल्ट क्या है, ब्लड के अंदर ज़्यादा, तो हमारे हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर ने ये डिटेक्ट कर लेना है कि साल्ट ज़्यादा हो गए हैं और पानी कम हो गया है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, द हाइपोथैलेमस सेंड सिग्नल टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ थर्स्ट एंड टू रिलीज़ ADH। इससे बच्चे आपको दो काम मिलेंगे। नंबर 1, आपको थर्स्ट यानी प्यास लगेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया साल्ट बॉडी में ज़्यादा है और वाटर यानी पानी कम है, तो प्यास लगेगी ना, क्योंकि पानी बॉडी में कम है। ठीक है, और साथ ही ADH को रिलीज़ किया जाएगा। ये हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये कौन रिलीज़ करवाता है, हाइपोथैलेमस के अंदर ये रिसेप्टर्स होते हैं जिन्होंने बेसिकली डिटेक्ट करना होता है, यानी ऑस्मोरिसेप्टर्स की बात कर रहा हूँ। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन के साथ, उसको सिग्नल भेजते हैं, और वो क्या करता है, आपको सेंसेशन ऑफ थर्स्ट, प्यास की फीलिंग महसूस करवाता है, और साथ ही ADH हार्मोन को रिलीज़ करवा देता है। ठीक है, अब ADH क्या करेगा, ये जाता है ADH ऑन द वॉल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट की दीवारों पे जाके असर करता है, काम करता है, एंड मेक देम मोर परमिएबल टू वाटर। यानी देखें ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये इसकी दीवारों को ये हार्मोन ज़्यादा परमिएबल कर देगा, वाटर का परमिएबल। वाटर का परमिएबल होने से पानी इसमें से ज़्यादा निकल कर साथ जो ब्लड कैपिलरी होंगी, ब्लड वेसल होंगी, उनके अंदर आ जाएगा। सो इसमें से पानी निकल रहा है, इससे आगे बनता है यूरिन। इससे आगे क्या बनता है, यूरिन। तो यूरिन फिर जो है वो कम पानी वाला बनेगा, क्योंकि इसमें से पानी निकल जाएगा। और ये किसने करवाया, ये ADH हार्मोन आया है और उसने इस कलेक्टिंग डक्ट से पानी को निकाल दिया, और पानी ब्लड के अंदर वापस रीस्टोर हो गया, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी पानी कम था। तो फिर यूरिन जो है वो कैसा पैदा होगा, जिसमें साल्ट ज़्यादा होंगे, यानी कंसनट्रेटेड यूरिन कह रहा हूँ मैं। ठीक है, सो कहता है सो मोर वाटर मूव्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द हाइपरटोनिक फ्लूइड। देखें साथ में जो फ्लूइड होता है उसकी नेचर कैसी होती है, हाइपरटोनिक, उसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं। तो फिर ज़्यादा पानी इस फिल्ट्रेट को छोड़कर साथ वाले हाइपरटोनिक फ्लूइड में चला जाता है, एंड देन इनटू द ब्लड। और फिर इधर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, फिर पानी उधर ब्लड के अंदर चला जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से कंसनट्रेटेड यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड। तो हमारा यूरिन कैसा होगा, गाढ़ा होगा, कंसनट्रेटेड होगा, एंड वाटर इज़ कंजर्व्ड, और पानी बॉडी के अंदर बचा लिया जाएगा। क्योंकि जब पानी इस कलेक्टिंग डक्ट से निकाल लिया गया है ना, ठीक है, पानी निकाल लिया गया, तो अब जो यूरिन पैदा होना है उसमें पानी बहुत कम होना है, और कम पानी का मतलब है कि यूरिन कैसा होगा, कंसनट्रेटेड यानी गाढ़ा यूरिन होगा। अब बच्चे दूसरा केस इसके ऑपोजिट है, कहता है व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट फॉल्स इन द ब्लड। यानी ये केस क्या है कि अब हमारे ब्लड के अंदर जो साल्ट है ना वो कम हो गए हैं, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि पानी ज़्यादा हो गया। उल्टा होता है ना एक दूसरे के, तो पानी ज़्यादा हो गया ब्लड में, तो अब यूरिन कैसा पैदा होना है, डाइल्यूट पैदा होगा, पतला, ताकि पानी ज़्यादा निकाला जा सके। सो जब साल्ट
की कंसनट्रेशन फॉल डाउन यानी कम हो जाती है ना, द हाइपोथैलेमस स्टॉप ADH सिक्रीशन, हाइपोथैलेमस ADH बनाना बंद कर देगा, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट बिकम लेस परमिएबल टू वाटर, अब ये जो दीवारें हैं इनकी परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो क्या होगा कि पानी इसमें से लीव नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा लीव करेगा और पानी इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ही रहेगा और यूरन के ज़रिए बहुत सारा पानी निकलेगा, डाइल्यूट यूरन। सो लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब, तो पानी बचे, रीअब्जॉर्प्शन कम होनी है, रिजल्टिंग इन द एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरन, और बॉडी पतला यूरन पैदा करेगी। अब इससे क्या होगा, देखिए बच्चे, एज अ रिज़ल्ट द ब्लड वॉल्यूम एंड द ब्लड प्रेशर डिक्रीज। जब डाइल्यूट यूरन पैदा होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा पानी निकल जाता है बॉडी से, और पानी निकलता है तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाता है और ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि जितना ब्लड के अंदर पानी होगा ना, वाटर, ब्लड के अंदर बच्चे जितना वाटर होता है उतना प्रेशर लगाता है ब्लड, उतना प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो जब ये केस में डाइल्यूट यूरन पैदा हो रहा है यानी पतला यूरन, तो पानी बॉडी से निकल रहा है, तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है, और ब्लड का प्रेशर भी कम होगा। ऑलराइट, तो इससे अगर मैं मेन बातें निकालूं ADH के बारे में, तो ADH करता क्या है बच्चे, ये कंसनट्रेटेड यूरन पैदा करता है, गाढ़ा यूरन, ठीक है, कंसनट्रेटेड यूरन। तो अगर डाइल्यूट यूरन पैदा होना हो तो फिर ADH को सिक्रीट करना, रिलीज़ करना बंद कर दिया जाता है। और ये यूरन कैसे कंसनट्रेटेड पैदा करता है, इसका काम है कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करना, उसकी दीवारों पे, और उसको ज़्यादा परमिएबल बना देना ताकि उसकी दीवारों में से पानी बाहर निकलता रहे, ब्लड के अंदर चला जाए, और फिर जो यूरन पैदा हो कलेक्टिंग डक्ट से उसमें पानी कम हो, और पानी कम हो तो ऐसे यूरन को बोलते हैं कंसनट्रेटेड यूरन। सो नाउ प्लीज़ आगे समझिएगा, अ पर्सन हु कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ ADH, अगर एक बंदा ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मुनासिब नहीं पैदा कर पाता ड्यू टू पिट्यूटरी डैमेज, कि अगर उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का डैमेज हो जाए, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर हिस्से से निकलना होता है ना ADH, तो अगर ये ग्लैंड ही डैमेज हो जाए तो वो ADH नहीं पैदा होगा। कॉन्स्टेंटली एक्सक्रीट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरन, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, ADH करता क्या है, कंसनट्रेटेड यूरन पैदा करता है। तो फिर अगर कोई बंदा ADH पैदा नहीं कर रहा तो उस बंदे को क्या होगा, डाइल्यूट यूरन बड़ा ज़्यादा आएगा, यानी जब भी यूरन आएगा ढेर सारा पानी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। दिस डिसऑर्डर इज़ नोन एज डायबिटीज़ इंसिपाइडस। और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये डायबिटीज़ है तो ये शुगर की बीमारी है। नहीं बच्चे, वो जो शुगर की बीमारी होती है ना वो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, शुगर की बीमारी, ये है डायबिटीज़ इंसिपाइडस। इसमें क्या होता है, ADH जो है ना वो इनफ पैदा नहीं हो रहा होता, कैन नॉट प्रोड्यूस, नहीं पैदा हो रहा होता। सो डाइल्यूट यूरन यानी पतला यूरन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, और इस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपाइडस। सच अ पर्सन इज़ इन डेंजर ऑफ बिकमिंग सिवियरली डिहाइड्रेटेड, तो ऐसे शख्स की जो बॉडी है, जिस्म है, वो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि ये यूरन कौन सा पैदा कर रहा है, डाइल्यूट, तो काफ़ी ज़्यादा पानी बॉडी से निकलेगा। विद लो, वेरी लो ब्लड प्रेशर, तो जब बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है ना तो ब्लड का प्रेशर भी उस हिसाब से कम होना शुरू हो जाएगा। जी तो बच्चे, अब हमारे पास दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। ये कहाँ पे पैदा होता है, देखिए हमारी जो किडनीज़ होती है ना, किडनीज़, उन किडनीज़ के ऊपर ना इस तरह एक ट्रायंगल की शेप का ऐसे एक ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड का नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब उस एड्रीनल ग्लैंड के आगे दो वाले हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा जिसका नाम होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एक अंदर वाला हिस्सा जिसका नाम होता है एड्रीनल मेडुला। ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ना, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पैदा करता है, यानी एड्रीनल ग्लैंड का बाहर वाला हिस्सा। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है, द आउटर लेयर, ये बाहर वाला हिस्सा होता है एड्रीनल ग्लैंड का। और एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होता है, किडनी के टॉप के ऊपर मौजूद होता है। तो प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ किडनी, यानी किडनी के ऊपर मौजूद होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एड्रीनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन हार्मोन पैदा करता है। सो कहता है एल्डोस्टेरोन इज़ द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सोडियम एंड पोटेशियम लेवल्स ऑफ द यूरन। देखें, यूरन के अंदर सोडियम
आइंस या सोडियम साल्ट्स होते हैं, पोटेशियम साल्ट्स होते हैं, और इनका एक रेगुलेट किया जाता है, इनका एक बैलेंस होता है इनके लेवल्स का, और वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट साल्ट हैं, इम्पोर्टेंट आइंस हैं। तो ये ना ज़्यादा लॉस होने चाहिए बॉडी से और ना बॉडी में इनको ज़्यादा रखने देना है, तो इनका बैलेंस ज़रूरी होता है। तो सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस कौन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन पैदा करता है, जो कि बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो कि ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, वो पैदा करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। जी तो बच्चे देखें, आपको याद होगा कि ये वाली जो ट्यूब्यूल होती है ना, इसका नाम होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये, ठीक है। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से हमने पढ़ा था कि यहाँ से इसमें जो फिल्ट्रेट जा रहा होता है ना इसके अंदर वहाँ से पानी भी बाहर को रीअब्जॉर्ब होता है H2O, और साथ ही जो साल्ट वगैरह है जैसा कि सोडियम साल्ट है Na पॉजिटिव, वो भी रीअब्जॉर्ब होता है। नाउ इमेजिन करें कि इसके गिर्द, यानी इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द जो ब्लड वेसल है ना, उस ब्लड वेसल के अंदर या उस ब्लड के अंदर सोडियम Na पॉजिटिव का लेवल कम हो गया है। सोडियम का लेवल क्या हो गया? कम हो गया इस ब्लड वेसल के अंदर सोडियम का लेवल, ठीक है। सो अब क्या होगा, यहाँ पर ना एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ किया जाएगा, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन आकर इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की दीवारों में से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, क्योंकि ब्लड के अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गई? कम हो गई। तो यानी ब्लड के अंदर सोडियम की कमी होगी, ब्लड के अंदर सोडियम की कमी हो गई, तो एल्डोस्टेरोन पैदा होता है और वो इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है ना ब्लड के अंदर, वो बढ़ा देगा। तो अब इस फिल्ट्रेट में से सोडियम निकल कर इस ब्लड के अंदर जाता रहेगा, और ब्लड के अंदर जो सोडियम पहले कम था, अब उसको मज़ीद सोडियम मिलेगा तो सोडियम बैलेंस हो जाएगा। सो नाउ प्लीज़ फोकस, एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड। एल्डोस्टेरोन को तब पैदा करवाना है व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप। चलिए आप इसको ना याद रखें, जब ब्लड प्रेशर कम होता है तब इसको पैदा करवाया जाता है। ये याद कर लें, जब सोडियम लेवल इन द ब्लड आर टू लो, यानी जो ब्लड है ये वाला, इसके अंदर बेटे सोडियम बहुत कम हो गया है, सो एल्डोस्टेरोन पैदा होगा। और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? इट एक्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। मैंने आपको सिर्फ डिस्टल से समझाया है, कलेक्टिंग डक्ट भी साथ ही होती है और डिस्टल की दीवारों पे जाकर ये काम करता है। और काम क्या है? इट इंक्रीजेस सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड। तो बच्चे ये इस फिल्ट्रेट जो डिस्टल के अंदर बह रहा होता है ना, फिल्ट्रेट, उसमें से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा के इस ब्लड के अंदर डाल देता है, ठीक है। सो ड्यू टू हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन्स इन द ब्लड, अब चूँकि इस ब्लड के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी ना, सो वाटर ऑल्सो मूव्स फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड। सो पानी भी उसको फॉलो करेगा, आयंस को, सोडियम को। और बच्चे जो पानी H2O है वो भी इस फिल्ट्रेट को लीव करके इस ब्लड में एंटर कर जाएगा, ओके। अब फाइनली ये जो पैराग्राफ है ना, 2 कैपिलरी बेड इन द किडनी, ये हम पढ़ चुके हैं। एक ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं और एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, वही चीज़ें हैं, मैंने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में ये सारा समझा दिया था।